नमस्कार। आज के इस कमाल के विश्लेषण में हम 25 से भी ज्यादा मुश्किल सवालों को डिकोड करने वाले हैं। सामने जो जानकारी आने वाली है वो केवल रटने वाले तथ्यों की सूची नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने और हमेशा के लिए याद रखने का एक बेहतरीन टूल है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस फास्ट पेस्ड रिवीजन सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम अपने टॉपिक को 5 अहम हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, संस्थाएं और शासन। दूसरा, विज्ञान और अंतरिक्ष। तीसरा, भूगोल और पर्यावरण। चौथा, इतिहास और संस्कृति। और आखिर में सामान्य ज्ञान के कुछ दिलचस्प तथ्य। चलिए, सबसे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, संस्थाएं और शासन। अब भारत के प्रमुख वित्तीय संस्थानों पर गौर करें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी, नाबार्ड और सेबी, इन सभी के हेडक्वार्टर्स मुंबई में ही हैं। और अगर हम इनकी स्थापना वर्ष देखें तो 1935 में बने आरबीआई से लेकर 1988 के सेबी तक हमें भारत के वित्तीय विकास की पूरी टाइमलाइन आसानी से समझ आ जाती है। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही आइकॉनिक स्लोगन है, योगक्षेमम वहाम्यहम, यानी आपकी भलाई हमारी जिम्मेदारी है। यह एलआईसी का मोटो है। लेकिन क्या आपको पता है कि 1956 में आखिर ये संस्था बनी कैसे थी? वित्त मंत्रालय ने एक ही झटके में 245 निजी कंपनियों का विलय करके एलआईसी खड़ी कर दी थी। सच में ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। चलिए, फाइनेंस से निकलकर सीधे संसद चलते हैं। आखिर एक बिल कानून बनता कैसे है? अनुच्छेद 111 के तहत इसका रास्ता बिल्कुल साफ है। दोनों सदनों से पास होने के बाद बिल जाता है सीधा राष्ट्रपति के पास, और जब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होते वो कानून नहीं बन सकता। ये आखिरी मोहर ही सबसे क्रूशल स्टेप है। आपातकाल या राजनीतिक संकट के समय कुछ खास पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। वहीं अगर चुनाव के बाद किसी भी पार्टी के पास बहुमत ना हो तो अनुच्छेद 164 राज्यपाल को मुख्यमंत्री नियुक्त करने की पावर देता है। और हाँ, अनुच्छेद 323 के मुताबिक यूपीएससी को अपनी सालाना रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को ही सौंपनी होती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण। अब देखिए, फिजिक्स का एक बड़ा ही बेसिक लेकिन अक्सर कंफ्यूज करने वाला कॉन्सेप्ट है। पृथ्वी की तुलना में चांद का गुरुत्वाकर्षण केवल 1/6 हिस्सा है। मतलब अगर पृथ्वी पर कोई चीज 60 किलो की है तो चांद पर वो सिर्फ 10 किलो की महसूस होगी। वजन या वेट तो कम हो गया, लेकिन उसका द्रव्यमान यानी मास बिल्कुल नहीं बदलता। मास हमेशा सेम रहता है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। स्पेस की बात चली रही है तो चलिए एक सवाल पर विचार करते हैं। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, यानी जब अमावस्या के दिन पृथ्वी, चांद और सूरज एकदम एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, तब हमें सूरज का कौन सा हिस्सा दिखाई देता है? और इसका सही जवाब है कोरोना। जी हां, यह सूरज के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। जब चांद सूरज को पूरी तरह ढक लेता है तभी यह एक चमकदार रिंग की तरह दिखाई देता है। और इसी अद्भुत नजारे के दौरान हमें वो मशहूर डायमंड रिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है। विशाल स्पेस से सीधे माइक्रोस्कोपिक दुनिया में लौटते हैं। बायोलॉजी में एक बहुत ही गजब की समानता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के बीच। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिकाओं का पावर हाउस है जो एटीपी बनाता है, और प्लास्टिड्स सिर्फ पौधों में होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। पर मजेदार बात यह है कि इन दोनों के पास अपना खुद का डीएनए और डबल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इन्हें सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है। अब एक ऐसा नंबर जो हम सबके भविष्य से जुड़ा है, 40%। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी एनसीएपी का अब ये टारगेट है कि 2026 तक हवा में पार्टिकुलेट मैटर को 40% तक कम करना है। सांस लेने लायक साफ हवा के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए, अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, भूगोल और पर्यावरण। हिमालय को याद रखने का सबसे आसान तरीका है इसे नॉर्थ से साउथ इमेजिन करना। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, जहां काराकोरम है। उसके नीचे ग्रेट हिमालय या हिमाद्री, जो सबसे पुराना है, और माउंट एवरेस्ट यही है। फिर आता है लेसर हिमालय यानी हिमाचल, जहां सारे खूबसूरत हिल स्टेशंस बसे हैं। और सबसे नीचे सबसे नई रेंज शिवालिक। इस सीक्वेंस को दिमाग में बिठा लेने से चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। पहाड़ों के बाद बात करते हैं मिट्टी की। भारत की 40 से 43% मिट्टी जलोढ़ यानी एलुवियल है, जो खेती के लिए सबसे बढ़िया है। इसमें खादर और बांगर आते हैं। दूसरी है काली मिट्टी, जो कपास के लिए फेमस है। ये सूखने पर खुद ही फट जाती है, इसलिए इसे सेल्फ प्लोइंग मिट्टी भी कहते हैं। और तीसरी है लेटराइट मिट्टी, जो थोड़ी एसिडिक होती है और चाय कॉफी के बगानों के लिए एकदम परफेक्ट है।
भूगोल में अगर जियोपॉलिटिक्स का एंगल जोड़ें तो ईरान का चाबाहार पोर्ट बहुत अहम हो जाता है। भारत के लिए इसकी स्ट्रैटेजिक वैल्यू क्या है? ये सीधा अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक जाने का रास्ता खोल देता है, वो भी पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास करते हुए। इंटरनेशनल ट्रेड रूट के लिए ये सच में एक गेम चेंजर है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की ओर, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत। इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव देखिए, हैरान करने वाला है। अगर हम इसके चारों अंतिम छोर देखें तो उत्तर में कश्मीर का मांडा है, दक्षिण में महाराष्ट्र का दैमाबाद, पूरब की तरफ जाएं तो यूपी का आलमगीरपुर और पश्चिम में एकदम पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर बसा सुतका गेंडोर है। ये दिखाता है कि ये प्राचीन सभ्यता भौगोलिक रूप से कितनी विशाल थी। प्राचीन सभ्यता से मुगल काल की बात करें तो सम्राट अकबर के प्रशासनिक सुधार काफी चर्चा में रहते हैं। इनकी नीतियों का बेस था सुलह-ए-कुल, जिसका मतलब है पूर्ण शांति और धार्मिक सहिष्णुता। इसी विचारधारा के तहत उन्होंने 1575 में इबादत खाना बनवाया, 1564 में जजिया टैक्स खत्म किया और 1582 में दीन-ए-इलाही की शुरुआत की। अब थोड़ी बात हमारी जीवन संस्कृति की। जनवरी के बीच में जब फसल कटती है तो पूरा देश जश्न मनाता है, बस तरीके अलग अलग हैं। असम में माघ बिहू होता है, जहां अलाव जलाकर कम्युनिटी भोज होता है, और उसी वक्त तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, जहां सूर्य देव की पूजा होती है और नए चावल से मीठे पकवान बनते हैं। अलग अलग क्षेत्र, लेकिन जश्न मनाने का उत्साह बिल्कुल एक जैसा। और अब हमारा आखिरी यानी 5वां सेक्शन, सामान्य ज्ञान और विविध तथ्य। अक्सर खबरों में हम पुलिस के कुछ शब्द सुनते हैं, चलिए इन्हें क्लियर करते हैं। जनरल डायरी थाने का वो रिकॉर्ड है जहां हर दिन की ड्यूटियां और गतिविधियां दर्ज होती हैं। समन का मतलब है पूछताछ के लिए पुलिस का ऑफिशियल बुलावा, और पेट्रोलिंग, जिसे हम गश्त कहते हैं, वो रात के समय सुरक्षा के लिए की जाने वाली निगरानी है। इन शब्दों का सही अर्थ जानना काफी काम आता है। अब ग्लोबल रैंकिंग्स पर नजर डालते हैं। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का ग्राफ देखें तो एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखता है। 2024 में रैंकिंग 126 थी, फिर 2025 में सुधार हुआ और हम 118 पर आ गए, और 2026 की रिपोर्ट में ये 116 हो गई है। इसका मतलब है कि ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। लेकिन इस एनालिसिस को खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। हमने देखा कि 2026 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 116वें नंबर पर है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका एक्चुअल स्कोर क्या था? इस फैक्ट को खुद सर्च कीजिए और डेटा की गहराई में जाइए। आज के इस बेहतरीन सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। बस इसी तरह सीखते रहिए।